So hello students, today we will discuss about the force and law of motion. इसके सारे इफेक्ट जानेंगे, कहाँ काम करता है ये जानेंगे, क्या इसके लॉ हैं ये जानेंगे, सारी चीजें आज हम लोग को समझना है। लेकिन उससे पहले कुछ और भी समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये चल रहा है तो वी विल ट्राई टू मेक इट इन अ स्टेशनरी पोजिशन, or if it is in stationary position, so we will try to make it at motion so that it will start moving. For making a stationary object as a moving position or in motion, or the object which is in motion, to make it stop, we have to put a effort on this, and this effort may be in the form of push or in the form of pull. This effort may be in the form of push or in the form of pull. This form of pull or push can be derived in the concept that is based on force. It means अगर हमें चाहे किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना है या पुल करना है, एक बात तो पक्की है कि हमें उस पर कोई मस्कुलर एफर्ट डालना पड़ेगा, और दिस मस्कुलर एफर्ट डालने का जो सिस्टम है, जो टेंडेंसी है, यहीं से हमारे फोर्स का ओरिजिनेशन होता है। इसका मतलब होता है कि पहली चीज आती है व्हाट द फोर्स कैन डू। पहली चीज क्या आती है? व्हाट फोर्स कैन डू। फोर्स कैन डू द फॉलोइंग things. फोर्स कुछ चीजें कर सकता है। फर्स्ट, इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। प्लीज इसको नोट करते जाना क्योंकि ये बिल्कुल लाइव लेक्चर टाइप होगा। यू विल बी एबल टू फॉर्म योर नोट्स ऑल्सो, तो नोट करो। फोर्स कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स। क्वेश्चन है व्हाट अ फोर्स कैन डू। सो आंसर होगा फोर्स कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स। उसमें से पहली चीज आप लिखेंगे फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ओके। सेकेंड, force can stop a moving object. A moving object. चलो कुछ और भी देखते हैं, इतनी मजा नहीं आ रही ना। Force can change the shape of the object. Force can change the shape of object. एक चीज और कर लेते हैं, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्थ, फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके। तो ये तो जो उसने किया होगा फोर्स ने, वो किस पे किया होगा? किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे किया होगा। उसने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का या तो शेप चेंज कर दिया होगा या तो साइज चेंज कर दिया होगा। अब अगला काम ये क्या कर सकता है? अगर ये मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करें, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, देन व्हाट द फोर्स कैन डू? सो फोर्स कैन चेंज, फोर्स कैन change. Force can change the direction of a moving object. If the object is in motion, so it can change the direction of the moving object. Next, sixth point, force can, what else force can do if the object is in motion? So first he can change the direction of the moving object,
as well as it can change the speed of the moving object also. So force can change the speed of the moving object. So these 6 things can be done by push or pull. फोर्स इतनी सारी चीजें कर सकता है, तो फिर फोर्स की कुछ डेफिनेशन भी होनी चाहिए अगर इतना सब कुछ कर सकता है. सो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स. आप ये भी कर सकते थे, पहले इसको कर लेते बाद में ये कर लेते, ठीक है. सो व्हाट सेकंड थिंग इज देयर कि व्हाट इज द फोर्स. फोर्स होता क्या है. व्हाट इज फोर्स. व्हाट इज फोर्स. तो व्हाट वी कैन डू. Force is a push or pull. Force is a push or pull. Force is a push or pull which can move a stationary object or stop a moving object. Cause any action which cause push, pull or hit on any object is known as force. फोर्स के बारे में हमने बता दिया कि फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या कर सकता है. दीज ऑल थिंग्स हैज बीन अंडरस्टूड बाय अस. फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ. किससे रिप्रेजेंट करते हैं. एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. ये फोर्स के नीचे लिखना है आपको. तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन. ओके. It means F is equal to m into a. F is equal to m into a. It means F is equal to m into a, where F is what? F is represented by, sorry, m is represented by kg. Acceleration is represented by meter per second square. Meter per second square. और kg मीटर सेकेंड टू द पावर -2 और kg मीटर सेकेंड टू द पावर -2 और इन शॉर्ट इट कैन बी नोन एज 1 न्यूटन. 1 न्यूटन. सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स ऑल्सो. एंड स्टूडेंट यू मस्ट मेंशन वन थिंग दैट एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो फोर्स विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज वेक्टर क्वांटिटी. Now we will discuss that how many types of forces here. So force is belonging to 2 categories. Now the types of forces comes in front of us. सबसे पहले हम लोग चेकेंगे कि how many types of forces are here. So here are 2 types of forces, balanced force and unbalanced force. So when we are discussing about the balanced force, नाम से ही समझ में आ रहा हो जिसमें बैलेंस हो जाए. जस्ट कैसे समझते हैं. एक बंदा है मेरा दोस्त, उसका नाम है राम सिंह. अब मैं राम सिंह को पुश कर रहा हूं अपनी तरफ. कोई दूसरा बंदा राम सिंह को उधर से पुश कर रहा है, मेरा दूसरा फ्रेंड है. अब अगर राम सिंह साहब जो है अपनी ही पोजीशन पे बरकरार रहे हैं, मैं भी इधर से अपना फोर्स लगा के पुश कर रहा हूं, एंड द अदर फ्रेंड इज ऑल्सो पुशिंग दैट राम सिंह, बट राम सिंह इज इन हिज फिक्स्ड पोजीशन. There is no change in his position. In that condition, we will say the force which is being applied on Ram Singh is 0. The resultant force that is act on Ram Singh is 0. That's why there is no change in his position. अब इसको हम definition में अगर लिखें कि what do you mean by balanced force, तो क्या आएगा. So write down the definition. Various types of forces are applying on a body and the resultant force is 0, then this type of force is known as balanced force. In the position of balanced forces, if the object is in motion, it will be in motion. If it is in rest, it will be in rest. There is no change in the state of motion as well as in the state of stationary object. In none of the condition there will be any change. But if we will say for unbalanced force, so when
वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑन एक्टिंग ऑन अ बॉडी। चलो इसको ऐसे समझते हैं। फिर राम सिंह साहब वहीं पे खड़े हो गए, फिर हम यहीं पर आ गए, हम राम सिंह को फिर से पुश कर रहे हैं, लेकिन वो जो हमारा दूसरा वाला फ्रेंड है उसका वेट हमसे थोड़ा सा ज्यादा है, उसके पास ताकत ऑब्वियस सी बात है फिर हमसे ज्यादा होगी, और अगर वो उसको पुश करेगा तो राम सिंह किस तरफ जाएंगे? मेरे फ्रेंड की तरफ जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि इस बार रिजल्टेंट फोर्स जो हो रहा है वो उसकी तरफ ज्यादा वर्क कर रहा है, मेरी तरफ कम वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि व्हेन वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर वर्किंग ऑन अ ऑब्जेक्ट एंड द रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, ड्यू टू दिस देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, balanced forces are said to be. The unbalanced forces are the forces which are applying on an object and the resultant force is not is equal to zero. Then these type of forces are known as unbalanced forces. We are going to, after understanding about the balanced forces and unbalanced forces, we are going to learn about the Newton's law of motion. Newton's law of motion. Here are three laws of motion and which are very important regarding to this chapter because the number of questions are coming from these chapters. And so the first rule is Newton's first law of motion. Newton's first law of motion. So now we will discuss about the Newton's law of motion, जिसमें पहला लॉ होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसको जरा लिख लें आप थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातें हम कर लें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे चल रहा है, आपकी बाइक है चल रही है, आपकी स्कूटर चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने स्कूटर या बाइक का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि उसमें एक बेयरिंग लगती है, तो वॉल बेयरिंग जो होती है जिसके कारण वो जो वॉल व्हीकल का व्हील होता है वो रोल करता रहता है। अब अगर उसमें आप कोई ब्रेक नहीं अप्लाई करते हो, रोड में कोई ब्रेकर नहीं है, रोड बड़ी स्मूथ है, आप उसमें ब्रेक भी नहीं अप्लाई कर रहे हो, तो आप देखोगे कि आपकी जो बाइक है, आपकी जो कार है वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। इसी तरह से अगर कोई कार है वो आपकी रुकी हुई है, कोई व्हीकल है वो आपकी रुकी हुई है और आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो तो वो रुकी ही रहेगी। आप उसमें कितनी भी फोर्स लगाएंगे वो चलने वाली नहीं है, आप कितनी भी ताकत लगा लें। ठीक है, कभी कभी होता नहीं मूवीज में कि विलन जब दौड़ा रहा होता है, हीरो की गाड़ी नहीं स्टार्ट होती है, क्यों? क्योंकि वो रुकी हुई है, जब तक उसमें कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा, जैसे इंजन स्टार्ट होता है वो बट से भाग जाता है। तो ऐसे ही कुछ यहां पर हम लोगों के साथ काम होता है। तो न्यूटन्स, अच्छा ये होता क्यों है? तो एक बहुत प्यारी सी चीज होती है जिसे हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। ड्यू टू द इनर्शिया ऐसा होता है, क्योंकि इनर्शिया क्या होता है कि हेडिंग डाल के आप चाहे तो इसको लिख लेना कि व्हाट इज इनर्शिया। तो इनर्शिया इज अ टेंडेंसी, inertia is a tendency which resists in any change of the position of the object. It means if the object is in rest, it will remain in rest. If the object is in motion, it want to be in motion due to the tendency that is known as inertia. So whenever the question is coming in front of you, what do you mean by inertia? So what you can say कि inertia is a tendency which resists in any change of the position of the object. ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होने को जो रेजिस्ट करता है, रोकता है, अपोज करता है, उसे हम इनर्शिया कहते हैं। एंड इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। द मोर मास इज हियर, द मोर इनर्शिया विल बी हियर। इसको कुछ हम ऐसे भी समझने की कोशिश करते हैं। एक हैवी सा ट्रक है, एक लाइट कार है, एक हैवी सा ट्रक है, एक लाइट कार है, दोनों सेम स्पीड से भागे चले आ रहे हैं, दोनों सेम स्पीड से भागे चले आ रहे हैं, और एक खली साहब दोनों को रोकने के लिए चलते हैं और दोनों में ही सेम न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। तो आप इमेजिन करके देख सकते हो, आप आराम से बता सकते हो कि यार कार को रोकने की संभावनाएं ज्यादा है लेकिन ट्रक को रोकने की संभावनाएं कम होंगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ट्रक थोड़ा सा ज्यादा हैवी है। तो इसका मतलब जितनी हैवी कोई चीज होगी उसकी पोजीशन में चेंज करने के लिए हमें उतना ही ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी, यानी उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। तो इसकी न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या बनेगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, नो डाउट प्लीज, Newton's first law of motion states that if the object is in motion, it will remain in motion. If the object is in rest, it will remain in rest unless or until the external force will be applied on it. जब तक कि इसमें कोई external force नहीं लगाया जाता है। तो ये आपकी definition हो गई, आप इसको लिख सकते हैं। Application of Newton's first law of motion में आप लिख सकते हो कि if the person was standing on a bus, suddenly the bus starts moving, so it will falls in backward direction, so it will falls on
बैकवर्ड डायरेक्शन। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि गिव द रीजन ऑन स्टार्टिंग अ व्हीकल, a person who was standing on that vehicle or standing on that vehicle moves on backward side, moves on backward side। तो उसमें आप क्या देखते हैं जरा आप उसको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और कई बार इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, प्लीज नोट इट डाउन। तो आप इसमें लिखेंगे when the person was in standing position at a vehicle, its leg which was attached to the bus that was in stationary position, but as soon as the bus started and come forward, start moving forward, its lower part, it means leg, is started moving, but the upper part is still in the rest position due to the inertia of rest. That's why it falls in the back direction। ये बिल्कुल हो गया है आपका खत्म, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं और अचानक आप सोचो कि आप आके मेरे पैर ऐसे घसीट लो, तो व्हाट हैपन, हम फट से पीछे की ओर गिर जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपने मेरी लेग को तो मूविंग पोजीशन में ले आए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन हमारी बॉडी अभी भी यहीं है, तो बोला यह जाएगा कि लेग फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बॉडी बैक डायरेक्शन में, तो आई विल मूव टुवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन। सेम हियर इट इज हैपनिंग कि यू आर मूविंग ऑन अ व्हीकल्स, you were sitting on a vehicles and spontaneously a driver has applied a brake on this, and due to this what will happen and why, क्या होगा और क्यों होगा, फिर सोचो थोड़ा सा। तो पहले समझा देते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब आपने क्या किया कि you were sitting on a vehicles which was moving, I was moving spontaneously when I was moving। आप इसको ऐसे समझना, जैसे मैं मूव कर रहा था, दौड़ रहा था, और अचानक किसी बंदे ने लत्ती मार दी। Now what will happen? As soon as someone will put the lati on me, my leg will come into the stationary position। अब मेरा लेग तो स्टेशनरी पोजीशन में आ गया, बट माई अपर पार्ट विल स्टिल ऑन द मूविंग पोजीशन एंड आई विल मूव, माई अपर पार्ट विल मूव टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसा होता है ना। तो इसी चीज को हम लोग के पास क्वेश्चन बहुत आता है कि इफ द ऑब्जेक्ट वाज मूविंग, इफ द पर्सन वाज, ऐसे नहीं, सॉरी क्वेश्चन गलत है, सही से लेते हैं बिल्कुल, कि अ पैसेंजर वाज सिटिंग इन अ बस एंड द बस वाज मूविंग, सडनली अ ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक, व्हाट हैपेंड एंड व्हाई। तो आप उसमें बताएंगे कि when the driver will, आप पहले तो पूरी कहानी बताएंगे उसमें कि when the passenger was moving on a moving vehicle and driver has applied the brake, in that condition the part of the body which was attached to the bus will come to the rest, but the upper part of the body will still in motion. Due to this the passenger will move in the forward direction. This is done due to the inertia of motion, due to the inertia of motion। इससे दो चीजें समझ में आ गई कि inertia of rest भी होता है और inertia of motion होता है। तो sometimes this type of question is also coming कि how many types of inertia is here। तो here is two types of inertia, inertia of rest and inertia of motion। You may say that application of that has been explained by me in the examples। Inertia same way, here are two categories of inertia of rest and inertia of motion। तो if you have to define the inertia of rest, तो आप क्या बोलोगे? Of rest is a tendency which opposes any change in a stationary object which is in rest position। Same way inertia of motion आप में क्या बोलेंगे? Inertia of rest। तो inertia of rest is a tendency, inertia of rest is a tendency to oppose any change in the object which is in rest, and inertia of motion is inertia of motion is a tendency to resist any change in the object which is in motion। Simple सी definition है। Next inertia is inertia of motion, inertia of direction। The next concept is inertia of direction। So in inertia of direction, how you will define it? The tendency to oppose any change in the direction of an object which is in motion is known as inertia of direction। to m into velocity, ये इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन इसको बाद में डिफाइन करेंगे। आप डेफिनेशन इसकी प्रॉपरली लिखो। मोमेंटम इज अ क्वांटिटी, momentum is a quantity that measured the motion, momentum is a quantity that measured the motion of an object which is possessed by it,
मोमेंटम मेजर्स द, या मोमेंटम इज द क्वांटिटी दैट मेजर्स द मोशन विच इज पजेस्ड बाय दिस। किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कितना मोशन हो रहा है उसको मेजर करने की जो क्वांटिटी होती है उसे हम मोमेंटम बोलते हैं। इसको प्लीज नोट कर लेना, ठीक है। एंड इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। दिस इज नोन एज मोमेंटम। मास की यूनिट केजी होती है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, तो ऑब्वियस बात ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज मोमेंटम। आफ्टर मोमेंटम व्हाट वी हैव टू लर्न, वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझने से पहले हम अगर कुछ चीजें समझ लें तो वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी होंगी, तो उन चीजों को हम पहले समझेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम बाद में समझेंगे। तो उन चीजों को अगर आपने समझ लिया तो आपके पास बहुत सारी चीजें आसान तरीके से होने वाली हैं। तो चलो इसको समझते हैं बहुत प्यारी तरीके से। तो हमने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है m। कौन है? m। और इसकी वेलोसिटी है v। ये वेलोसिटी से चल रहा था, तो इसका जो मोमेंटम होगा τ1 दैट विल बी इज इक्वल टू m इंटू v। क्या हो जाएगा? m इंटू v। कुछ समय के बाद, अच्छा हम इसको मान लें कि अगर ये u है तो ये भी u हो जाएगा, तो m इंटू u हो जाएगा। ठीक बात। अब यही ऑब्जेक्ट जिसका मास m था कुछ समय के बाद एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, तो ताकत लगी होगी, एक्सेलरेटर में हमने पैर रख दिया होगा, ताकत लगाई, फोर्स लगाया, और जिसके कारण से क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी v हो गई, जिसके कारण अब जो मोमेंटम τ2 हुआ दैट इज m इंटू v हो गया। तो अब मैं आपसे बोलूं कि चेंज इन मोमेंटम निकालो, चेंज इन मोमेंटम। तो जो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P बोलते हैं, तो डेल्टा P इक्वल टू कितना हो जाएगा? P1 माइनस P2। अब जो हमारा P1 है वो क्या है, या P2 माइनस P1 बोले, क्योंकि ज्यादा माइनस कम बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो P2 माइनस P1, तो PV माइनस मतलब MV माइनस MU हो गया। तो डेल्टा P इज इक्वल टू, या डेल्टा टाउ इज इक्वल टू जो हमारा हुआ वो M और V माइनस U हुआ। क्यों भाई? क्या हुआ? M V माइनस U हुआ। ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम। अब अगर इसी को हम थोड़ा सा और बढ़ाएं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कर दें, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी नोन एज डेल्टा P अपॉन T। डेल्टा P अपॉन T। अब इसको अगर हम देखेंगे तो इधर भी तो वही करना पड़ेगा, तो M V माइनस U अपॉन T हो जाएगा। M V माइनस U अपॉन T हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्या आ गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब जरा ध्यान देना, ये तो हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डेल्टा P अपॉन T इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। M को हम M ही रख लें, एंड वी शुड नॉट फॉरगेट कि V माइनस U अपॉन T क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब हम लोग इसको कह सकते हैं कि दैट इज m इंटू ए इक्वल टू एफ। तो इससे कॉन्सेप्ट हमारे पास समझ में आता है जो कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिराइव करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या लिखेंगे? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली proportional to the force which is applying on a moving object। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना फोर्स आप अप्लाई करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उतना ज्यादा होगा। भाई ट्रक था, उसमें जितना ताकत लगाओगे उतना ही उसकी स्पीड बढ़ रही होगी, उतना उसके मोमेंटम में चेंजिंग आ रही होगी। तो दैट हैज बीन डिराइव्ड हियर आल्सो, एंड द डेफिनेशन इज दैट। अभी मैंने आपको बताया, क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, the rate of change of momentum is directly proportional to the force which is applied on a moving object।
सो अप टू हियर इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड, थैंक यू। अब इसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको कैसे करेंगे। तो भाई इसको करने के लिए बहुत बार एग्जाम में आया हो, इसलिए प्लीज इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कुछ ऐसे होगा हमारे पास, सोल्यूशन, एक्सप्लेनेशन, वॉट एवर यू वांट टू से। सोल्यूशन, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ये प्लीज नोट डाउन कर लेना, let an object of mass m moving with a velocity u due to acceleration a on applying a force, its velocity become v in certain time. So first momentum is equal to first momentum या momentum before applying the force. First momentum ρ1 is equal to m into u, as I had told here. Then second momentum p2 is equal to हो जाएगा m into v. Then change in momentum that will be delta p, which is P2 minus P1. P2 minus P1. That is delta P. So delta P is equal to P2 is what? mv minus mu. Are you getting? After that, delta P will be equal to m will be taken as common and it is v minus u. Now, according to second law of motion, according to Newton's second law of motion, according to Newton's second law of motion, what is being stated कि force is directly proportional to rate of change in velocity. कि according to second law of motion, F is directly proportional to rate of change in momentum. So F will be directly proportional to rate of change of momentum का मतलब होता है delta P upon T, क्योंकि whenever it is saying about rate, so it will be divided by time. So F is directly proportional to delta P will be represented as m and v minus u upon T. As I had told earlier also, this is m and v minus u upon T will be written as a acceleration. क्यों? क्योंकि मुझे पता है a is equal to v minus u upon t होता है। मैं पहले से बता देना चाहता हूं, ये तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए बताया था कि why you can say that कि rate of change of momentum is directly proportional to the applied force on a moving object. तो F is equal to m into a हमारे पास आ चुका है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि F is equal to k into m into a, where k is a constant of proportionality. यहां पे लिख लेना where k is a constant of proportionality. प्लीज इसको मेंशन कर लेना। फॉरगेट वन थिंग, अगर आप इमेजिन करो कि अगर मैं यहां पे 1 यूनिट कर दूं, यहां पे 1 यूनिट कर दूं, यहां पे 1 यूनिट कर दूं, तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि 1 न्यूटन फोर्स इज डिफाइंड एट द 1 meter per second square acceleration which is worked on 1 kg mass. 1 kg mass पर अगर हम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम F की कैटेगरी पे लाते हैं, ठीक है। इसको कभी कभी डेफिनेशन में भी लाता है, तो अगर हम इससे इसको लाएंगे, डेफिनेशन लिख लेना कि 1 न्यूटन फोर्स विल बी कंसीडर्ड एज द 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन विच इज वर्क ऑन 1 kg ऑब्जेक्ट या ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास। तो F इक्वल टू के एम इंटू ए, यहां पर इसको यहां भी 1 रख दें, यहां भी 1 रख दें, यहां भी 1 रख दें। तो इस तरह से आप करेंगे तो 1 इज इक्वल टू के इंटू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा।
यहां से k इज इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा. एज सुन एज यू विल पुट k इज इक्वल टू 1, यू आर गोइंग टू गेट f इज इक्वल टू m इंटू a. That has been numerically derived in mathematical formation of second law of motion. So this is